हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स इनिशिएटिव में। तो जैसा कि आप जानते हो, हम यहाँ पर इस इनिशिएटिव में क्या करते हैं, हम लोग डेली हिंदू को एग्जॉस्टिवली डिस्कस करते हैं, फुल जितना भी हमारा प्रिपरेशन के हिसाब से काम का है, एंड इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड एंड इकोनॉमी सेक्शन को भी हम काफ़ी डिटेल में देखा करते हैं। अब अगर मैं फ्रंट पेज पर इस पहली न्यूज़ की बात करूँ, सुप्रीम कोर्ट अलाउज सेल ऑफ ग्रीन फायरवर्क्स इन दिल्ली। देखिए, ये आपके प्रीलिम्स के हिसाब से काम आ सकती है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके हिसाब से ये इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताया गया है। नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव्स एंड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ग्रीन फायर वर्क्स हैं, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस इन ग्रीन फायर वर्क्स को बनाती हैं, और पहले भी ऐसे ग्रीन फायर वर्क्स बने हैं जैसे सफल और स्टार्स। ये दो ग्रीन फायर वर्क्स थे जो बेसिकली बनना स्टार्ट हुए थे, और बाद में अभी सुप्रीम कोर्ट ने इनको अलाउ किया है सो दैट ये जान सकें कि इनका क्या इम्पैक्ट रहेगा। ओवर द ईयर्स आप देखोगे ग्रीन फायर वर्क से सिग्निफिकेंटली रिडक्शन हुआ है इमिशंस में, और अक्टूबर की जो आपकी पोल्यूशन की लेवल्स हैं दिल्ली में, उसमें एक थोड़ा बहुत डिक्लाइन हमें देखने को मिला है ना। हालांकि सीपीसी भी लगातार इसको देख रहा है स्टेट पोल्यूशन बोर्ड्स के साथ कि कैसे एयर पोल्यूशन यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। और बिकॉज जब भी दिवाली आती है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऑब्वियसली दिल्ली का जो एक पोल्यूशन का लेवल है ये पीक पर रहता है उस टाइम पर, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटल इफेक्ट एंड विंटर की वजह से यहाँ पर जो ओवरऑल एयर सबसाइडेड रहती है कम्प्लीटली, उस वजह से आप देखते हो कि टेम्परेचर इन्वर्जन हो जाता है, एयर सबसाइडेड रहती है। दिल्ली की टोपोग्राफी भी कुछ ऐसी है, प्लेन एरिया है, सो एयर बनी रहती है, और उसकी वजह से पोल्यूशन कहीं डिफ्यूज़ नहीं होता। साथ में पंजाब हरियाणा से स्टबल बर्निंग का अलग इशू था, व्हीकुलर एमिशंस का अलग इशू है, हीटर्स वगैरह उस टाइम पर आग वगैरह ज़्यादा जलती है, तो ये सब है। So basically, relaxation is a test to examine whether regulation could coexist while mitigating the efforts of pollution. इसके साथ साथ ये जीएस पेपर 3 में आपके मेंस में भी काम आ सकता है। पोल्यूशन में एयर पोल्यूशन का यहाँ पर टॉपिक है, उसमें आप लिख सकते हो सुप्रीम कोर्ट ने कैसे ग्रीन फायर वर्क्स को अलाउ किया है और एक मीडियम पाथ निकालने की कोशिश की, बिकॉज एक मॉडरेट पाथ, एक मीडियम पाथ, एक गोल्डन मीन हमें हर चीज़ में चाहिए होता है। पोल्यूशन की वजह से ऐसा नहीं कि सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सारी सारी क्रैकर्स वगैरह सब कुछ बंद कर सकते हैं। देयर हैज़ टू बी अ मिडिल वे। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अग्री करने की कोशिश किया है। ये ट्रेड डेफिसिट वाइडेंस 93% एज सर्विसेज स्लम्प, ये सिर्फ सितंबर का डेटा है, तो ऑब्वियसली एग्जाम के हिसाब से ध्यान नहीं रखना। बट हाँ, ये ज़रूर समझने की ज़रूरत है कि इंडिया के सर्विस सेक्टर में कोई ना कोई फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज सर्विसेज का जो स्लम्प है वो हमें सितंबर के मंथ में देखा गया है, राइट। इसका ये भी मतलब है कि इंडस्ट्री तो रेजिलियंट रही है, और जो अनसर्टेन यहाँ पर ग्लोबल सिचुएशंस है उसकी वजह से इंडस्ट्री पर ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है। सप्लाई चेन्स और बिजनेसेस इंडिया में अभी भी इंटरेस्टेड हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, बट हाँ, यहाँ पर सर्विसेज में एक डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब है कि कहीं ना कहीं फ्यूचर में इंडिया में सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम आ सकती है। अब सर्विसेज में रियल एस्टेट आता है, फाइनेंशियल आता है, कंस्ट्रक्शन आपका सेक्टर में जो सर्विसेज यहाँ पर लगती हैं वो आती हैं। इसके साथ साथ और भी सर्विसेज में टूरिज्म वगैरह है, तो ये हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि चलो ये तो ठीक है, पबैड वगैरह पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी सर्विस सेक्टर में आता है। ऐसी बहुत सारी सर्विस सेक्टर में चीज़ें आती है सर्विस से रिलेटेड, आईटी, बीपीओ वगैरह। अब इनमें एक इम्पैक्ट दिख रहा है। देखिए, बीपीओ में तो ऐसा हुआ है कि एआई का भी इम्पैक्ट है, बहुत सारे बीपीओ कॉलर्स को एआई ने रिप्लेस कर दिया चैटबॉट से, तो ये सब हुआ है। और आईटी बीपीओ एनीवेज डिक्लाइन पर था ही, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी थी। अब जितना पहले यहाँ पर वेस्ट के रीजन से, यूएस और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज से ओवरऑल इकोनॉमिक बिजनेस यहाँ आता था और आईटी बीपीओ यहाँ पर डाइवर्सिफाई करते थे, वो कम हुआ है। पहले जो चल रहे हैं। सो दैट्स वाई आप देखोगे प्रॉब्लम्स हैं, और ये हमें रिफ्लेक्ट भी हो रही है। बट इंडस्ट्रियल सेक्टर तब भी यहाँ पर रेजिलियंट है, और इससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ सीज़ फायर कॉल्ड आफ्टर डजन किल्ड इन पाक अफगान क्लैशेस, ये थोड़ी सी सीज़ फायर हो गई इन दोनों के बीच में, लेकिन ये होती रहती है, फिर टूटती रहती है, तो इसको फिर कभी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल पाकिस्तान और तालिबान का इशू, अफगानिस्तान का इशू वैसे भी हम डिस्कस करते रहते हैं, आता रहता है न्यूज़ में। एंड इसके साथ में और भी जैसे माओइस्ट का इशू है, माओइस्ट का कल हमने देखा ही सही, नक्सलाइट वायलेंस का ओवरऑल पूरा, कि कैसे जीएस पेपर 3 में ये आपके इंटरनल सिक्योरिटी में एक लिंकेजेस ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टू डेवलपमेंट करके टॉपिक है, उसमें इंपॉर्टेंट है कि कैसे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म इंडिया में डिक्लाइन कर रहा है, माओइज्म भी ऑलमोस्ट अब खत्म होने वाला है। और माओइज्म किसको बोलते हैं ये भी कल हमने देखा था, कि जो चाइना के चेयरमैन माओ जेडोंग की फिलोसफी के हिसाब से चलते हैं, उनको अपना लीडर मानते हैं, उनको माओइस्ट बोलते हैं। नक्सलाइट्स कौन है? जिनका ओरिजिन नक्सलबाड़ी से है, वेस्ट बंगाल के, उन्हें हम नक्सलाइट्स बोलते हैं, जो कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पर के हिसाब से एक्शंस लेते हैं इंडिया में, गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पर ये वायलेंस करते हैं। तो गवर्नमेंट भी इनको अच्छा जवाब देती है हार्ड पावर के थ्रू, और सॉफ्ट पावर के थ्रू भी जवाब देती है सरेंडर्स वगैरह करवा कर। सरेंडर्स के टाइम पर इनको इनके सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, इनके रिहैब के लिए पैसे वगैरह भी और असिस्टेंस वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। तो जो नेशनल एक्शन प्लान है इसके रिगार्डिंग जो पॉलिसी है, इसमें मल्टी प्रॉन्ग्ड अप्रोच है समाधान डॉक्ट्रीन के हिसाब से, और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर
ओवरऑल हार्ड एंड सॉफ्ट मेजर्स के कॉम्बिनेशन की वजह से जो ली गई, जो कल हमने डिस्कस की, इसकी वजह से हम रेड कॉरिडोर को बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिक्लाइन कर पाएँ। देखिए एक यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पर अभी रेड कॉरिडोर में जो 2013 में डिस्ट्रिक्ट्स थे 126 थे जो कि नक्सलाइट रिपोर्टेड वायलेंस से इफेक्टेड थे, अब 2025 में 18 हो गया, राइट। सो दैट्स अ वेरी ड्रास्टिक डिक्लाइन, जिनमें से सिर्फ 6 हैं जो कि मोस्ट अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं सबसे ज़्यादा, यानी इंडिया में बहुत ज़्यादा रेड कॉरिडोर श्रिंक हुआ है। इसको आप मेंस में लिख सकते हो, जीएस पेपर 3 में। सुप्रीम कोर्ट रैप स्टेट्स फॉर लेक्सिटी इन फ्रेमिंग हॉस्पिटल नॉर्म्स। अगेन दिस कैन बी इम्पॉर्टेंट, बट ये हॉस्पिटल और हेल्थ केयर का इशू दोबारा कभी ना कभी आ जाएगा न्यूज़ के साथ, तो उस टाइम पर हम एक एग्जाम्पल ले लेंगे, बिकॉज दिस इज़ मेडिकल नेग्लिजेंस के काफ़ी केसेस हमें इंडिया में देखने को मिलते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में रिकॉग्नाइज भी किया था कि जो एग्जिस्टिंग हमारे पास यहाँ पर गाइडलाइंस है वो है ही नहीं पेशेंट्स के बारे में आईसीयू सीसीयू में रखने के लिए, राइट। आग वगैरह लगती रहती है अलग अलग हॉस्पिटल्स के आईसीयूज में, बट एनीवेज सुप्रीम कोर्ट इशूज नोटिस ऑन प्लीज सीकिंग लॉयर एक्सेस ड्यूरिंग इंक्वायरी। अगेन उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि यहाँ पर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का मेंशन है, बट स्टिल नॉट दैट इंपॉर्टेंट। सोनम वांगचुक की न्यूज़ चल रही है तो हम देखेंगे फिर कभी इसको। लद्दाख में लगातार 6 शेड्यूल के लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट चल ही रहे हैं। एक्वाकल्चर मॉडल ऑफ सुंदरबन विंस एफएओ रिकॉग्निशन, दिस इज इंपॉर्टेंट। देखिए ओवरऑल एग्रीकल्चर में डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत है, और मोनोक्रॉपिंग जो अभी तक हम करते आ रहे हैं इंडिया में काफ़ी हद तक ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद, राइस और वीट को उगाना, उससे हमें अल्टरनेट मॉडल्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है। और कुछ मॉडल्स ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पर हम एक्वाकल्चर में ध्यान दें, राइट। और इसको किसने रिकॉग्नाइज़ किया है? इसको एफएओ ने रिकॉग्नाइज़ किया है। ये किसका मॉडल है? सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम्स। और यहाँ पर किसने डेवलप किया है? नेचर एनवायरनमेंट एंड वाइल्ड लाइफ सोसाइटी ने इसको सुंदरबंस में यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया। एफएओ का हेडक्वार्टर्स रोम में है, ये याद रखना इजी है। फूड, दुनिया में सबसे फेमस फूड और सबसे फेवरेट फूड लोगों का कौन सा है? आज पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा कहाँ से लिखता है? इटली, तो आप इससे ध्यान रखिएगा, रोम। तो यहाँ पर SAIME मॉडल सुंदरबंस में लगाया गया और उससे ये पता चला कि 5 to 30% यहाँ पर मैंग्रोव जो हैं वो यहाँ पर कवर हो रहे हैं एक्वाकल्चर पॉन्ड्स में, एंड इससे मैंग्रोव्स को बचाने में भी हेल्प मिल रही है, और ओवरऑल फार्मर्स की जो एवरेज इनकम है और ओवरऑल जो इनका प्रॉफिट्स हैं उसमें भी इंक्रीज़ हो रहा है। एक्वाकल्चर होता क्या है? देखिए एक्वाकल्चर में आप लोग क्या करते हैं, एग्रीकल्चर जो होता है थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू रखते हैं, और उसका जो यहाँ पर प्रोडक्ट होता है, जो रेसिडू होता है, उसको यूज़ करते हैं पॉन्ड्स वगैरह में जो फिशेस होती है उनको खिलाने के लिए। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। सुंदरबंस में मैंग्रोव्स का लिटर है, मैंग्रोव्स के लिटर को फॉडर की तरह यूज़ किया जा रहा है, और उसके बाद ब्लैक टाइगर श्रिम्प उगाए जा रहे हैं। ब्लैक टाइगर श्रिम्प की स्पीशीज़ का नाम भी दिया हुआ है, प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट हो सकता है, पिनेयस मोनोडॉन। तो पिनेयस ध्यान रखना, श्रिम्प की स्पीशीज़ से रिलेटेड जिनस है ना। कैसे आपको ट्रिक बनानी है, कैसे ध्यान रखनी है, ये आपकी मर्ज़ी है। वैसे श्रिम्प इंडिया में सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश से एक्सपोर्ट होते हैं बाहर की तरफ। और इसके साथ साथ मोनोडॉन, ये कौन है? ब्लैक टाइगर। देखिए ब्लैक टाइगर अकेला चलता है, बिल्कुल इकलौता यूनिक होता है, तो ये मोनोडॉन की तरह बिल्कुल एक सिंगल डॉन की तरह चलता है, तो ये हमने रट लिया इस टाइप से। इससे क्लाइमेट अडेप्टिव एक टेक्निक निकल के आई हमारे पास कि हम क्लाइमेट को कैसे, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, क्लाइमेट स्मार्ट यहाँ पर फार्मर्स के लाइवलीहुड को इंश्योर करने का एक यहाँ पर तरीका हो गया ये। तो जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है एंड इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर में कैसे इनकम स्कोर कंटिन्यूसली राइज करते रहें विदाउट गेटिंग इम्पैक्टेड सिग्निफिकेंटली टू अ नेगेटिव एक्सटेंट बाय एग्रीकल्चर। तो ये हम थोड़ा सा देख सकते हैं। बाकी नेशनल सिक्योरिटी जो हमारे एडवाइज़र हैं अजीत डोवाल सर, ये बिश्केक में थे सिक्योरिटी टॉक्स के लिए। अगेन बिश्केक यहाँ पर हम सेंट्रल एशियन कंट्री है, सेंट्रल एशियन कैपिटल है किर्गिस्तान की, और ये इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। वाई? बिकॉज देखो इंडिया अभी चाइना के नेबर्स के साथ मिलकर काउंटर स्ट्रेटेजिक इंसर्कलमेंट करा। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था ना, मंगोलिया के साथ हमारी सिक्योरिटी पार्टनरशिप के बारे में बात हुई थी कि हम डिफेंस पार्टनरशिप करेंगे मंगोलिया के साथ और मंगोलिया की डिफेंस फोर्सेस को ट्रेन करेंगे। मज़ा थोड़ा ना आ रहा है ऐसे करने में। अब चाइना का एक और नेबर है यहाँ पर वेस्ट में, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान इज़ क्रूशल क्योंकि किर्गिस्तान से ही काफ़ी सारे उइघुर्स का ओरिजिन है, वही उइघुर्स जो जिनजियांग रीजन में भी रहते हैं चाइना में, और जिनको चाइना काफ़ी ज़्यादा दबाता है, कुचलता है, और यहाँ पर रेडिकलाइजेशन भी देखने को मिलता है इन मुस्लिम्स में। तो यहाँ पर डी रेडिकलाइजेशन सेंटर्स इन मुस्लिम्स के लिए बनाए गए चाइना में, और फोर्स डी रेडिकलाइजेशन एक टाइप से करवाया जाता है। तो वही होती है बात, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त। तो इस हिसाब से किर्गिस्तान भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, और इसलिए NSA यहाँ पर मिलने गए, टेररिज्म, रेडिकलाइजेशन, एक्सट्रीमिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग पर डिस्कशंस किए। बाकी इसमें और कुछ आएगा तो बताएंगे। कनेक्ट सेंट्रल एशिया में आपको पहले बता चुकी हूँ, पॉलिसी है 2012 में आई थी, और
उसमें भी इम्पोर्टेंट इनसाइट्स, उसके हिसाब से भी हमें सेंट्रल एशिया के साथ एंगेज करना चाहिए। और शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट्स में भी अभी तक इंडिया लगातार जाता रहा है। जैसे 1-2 महीने पहले तियानजिन में समिट हुई चाइना में, उसमें गए तो वहाँ पर भी इन कंट्रीज़ से बात हुई होगी। उस हिसाब से भी हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एससीओ बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ इंटरैक्ट करने के लिए भी इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा लिमिटेड अर्बन ग्रोथ के बारे में बताया है 2013 से लेकर 2023 तक, जो कि बिहार में देखने को मिली। अब बिहार के बारे में काफ़ी डिस्कशंस होते हैं, बिहार के डेवलपमेंट, क्योंकि अभी इलेक्शंस चल रहे हैं तो डिस्कशन होंगे, लेकिन मेजॉरिटी जो आर्टिकल्स हैं वो पॉलिटिकल आर्टिकल्स हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर एशली टेलिस, ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पहला टर्म था उस टाइम पर बहुत प्रोमिनेंट यूएस ऑफिशियल थे। ये फॉर्मर जो ऑफिशियल हैं इंडियन ओरिजिन के, ये विजिट करते हैं यहाँ पर। फॉर्मर ऑफिशियल एशली टेलिस हेल्ड इन द यूएस, ठीक है। और इनका इंटरव्यू भी है बेसिकली, थोड़ा सा इनके साथ कन्वर्सेशन हुआ है यहाँ पर, राइट। ये स्पेशल असिस्टेंट टू फॉर्मर एम्बेसडर भी थे इंडिया के 2000 से लेकर 2003 तक। तो इस टाइम पर जब अटल बिहारी वाजपेयी की डिस्पेंसेशन यूएस से बात करी थी, और इंडिया और यूएस को एक तरीके से यहाँ पर एलाइज में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। नॉट एक्जैक्टली एलाइज, बट हाँ, इंडिया और यूएस के जो नेचुरल हिस्टोरिकल हेजिटेशंस थी उनसे ओवरकम करने की कोशिश करें। तब भी एशली टेलिस यहाँ पर स्पेशल असिस्टेंट की तरह काम कर रहे थे। तो थोड़ा बहुत ये यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। इंडिया यूएस रिलेशंस लगातार न्यूज़ में रहते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में, बट हाँ एज सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। Delhi High Court seeks response on vacancies in National Commission for Minorities. This is important. नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं हमारी, उसमें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की लगातार बुराई होती है। क्यों? क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ को वाइट एलिफेंट बोला जाता है। बना तो दिया एनसीएम एक्ट के थ्रू, लेकिन कोई पावर्स नहीं दी, जिसकी वजह से एनसीएम काम नहीं कर पाता। और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यहाँ पर रिस्पॉन्स मांगा है सरकार से कि क्यों वैकेंसीज तुमने इतने ज़्यादा लगा कर रखी हैं एनसीएम में। एनसीएम एक्ट के तहत यहाँ पर देखिए, एक मेंबर और यहाँ पर हर एक माइनॉरिटी जो कम्युनिटी है नेशनल लेवल पर, ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पारसी, जैन, ये 6 की 6 नेशनल लेवल पर माइनॉरिटीज़ हैं। इनसे एक एक मेंबर एनसीएम में आना चाहिए, ऐसा कहा गया है एनसीएम एक्ट में। और एनसीएम के पास क्वासी जुडिशियल पावर्स हैं। क्वासी जुडिशियल पावर्स सारी बॉडीज़ के साथ पास लगभग होती हैं। बेसिकली यहाँ पर एफिडेविट वगैरह इनवाइट करना, यहाँ पर किसी की टेस्टिमनीज लेना, ये सारी पावर्स होती हैं। आधी जुडिशियल पावर्स इनके पास होती है। बेस्ड ऑन दैट ये कुछ अपना डिसीजन लेते हैं, और इस डिसीजन की बेस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जहाँ पर भी केस चल रहा है वहाँ पर एडवाइस भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर सकते हैं कि देखिए ये यहाँ पर एक्शन लीजिए। तो ये क्वासी जुडिशियल पावर्स होती है, वो भी इनके पास है। और इस टाइप से जीएस पेपर 2 में, मेंस में आप इसको कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं। इसके साथ बायोटेक्नोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कहाँ पर आएगा? आपके जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। साइंस में बायोटेक्नोलॉजी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, इंडिया ने बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। इनफैक्ट हमारा एक एम्बिशियस विजन है 2030 तक हमें $300 बिलियन तक बायोटेक्नोलॉजी को पहुंचाना है। अभी कितना है? हल्का हल्का रट लो, अभी थोड़ा सा $230 बिलियन से थोड़ा सा ज़्यादा अभी हम चल रहे हैं, राइट। इनफैक्ट बायोटेक्नोलॉजी में आप देखोगे स्टार्टअप्स में एक बहुत मेजर सर्ज देखने को मिला है। 2018 में खाली 500 स्टार्टअप्स थे, आज के टाइम पे 2025 तक आते आते 7 साल में 10,000 स्टार्टअप्स हो गए। यानी कि स्टार्टअप्स का नंबर ही आप देखिए कितना ज़्यादा बढ़ गया, 20 गुना ज़्यादा यहाँ पर स्टार्टअप्स का नंबर बढ़ गया है। और यहाँ पर ये जो पॉलिसी है ये कौन सी कहलाती है? बायो E3 पॉलिसी यहाँ पर कहलाती है बायोटेक्नोलॉजी के कंटेक्स्ट में। इनमें बहुत सारी इस्टेब्लिश कंपनीज है। सीरम इंस्टीट्यूट, इसने कोविशील्ड वैक्सीन बांटी थी। भारत बायोटेक, इसने कोवैक्सीन वैक्सीन बांटी थी। mRNA वैक्सीन थी जो रशिया के साथ मिलकर बनाई थी। गवर्नमेंट का सपोर्ट है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्कीम्स हैं। स्टार्टअप इंडिया है, बायोटेक में स्टार्टअप्स को भी प्रमोट करती है। बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल है, बिराक है, जो कि यहाँ पर इनिशिएटिव्स को फंड करता है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स वगैरह बायोटेक में आती है। 100% एफडीआई इनवाइट कर रखी है। देखो ये लाइन से ये जो इनिशिएटिव्स है ना, इनका रट्टा मार लो इस टाइप से। बायोटेक्नोलॉजी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए इंडिया में, ऐसे आपको ध्यान रह जाएगा। स्टार्टअप्स बहुत सारे एआई वगैरह को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं अडॉप्ट करें। जैसे मेडजिनॉ में देखो एआई ड्रिवन एनालिटिक्स यूज़ करता है ड्रग डिस्कवरी को एक्सेलरेट करने के लिए और क्लिनिकल डायग्नोस्टिक्स को और ज़्यादा रिफाइन करने के लिए। ये एज इट इज़ लाइन आप जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक में एआई में डेवलपमेंट्स में लिख सकते हो कि कैसे प्राइवेट सेक्टर एआई को यूज़ कर रहा है। मेडिकल, उसमें एआई के बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जो हम कहीं ना कहीं मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अचीवमेंट्स के साथ साथ हमें चैलेंजेस भी दिखते हैं। जैसे पिछले कुछ टाइम में हमें देखा है एमपी में 20 बच्चों से ज़्यादा की डेथ हो गई, 24 की आई थिंक बता ही रहे थे लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था। वो इसलिए क्योंकि तमिलनाडु से कोल्ड सिरप, कफ सिरप था, कफ एंड कोल्ड के लिए बच्चों को दिया जाता है। इसमें हमें डाइथाइलिन ग्लाइकॉल 46% की मात्रा तक दिखाई दिया, विच इज़ इम्परमिसिबल, क्योंकि डाइथाइलिन ग्लाइकॉल तो गाड़ियों के ब्रेक्स में और पेंट्स में यूज़ होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। इसके साथ साथ जो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के हिसाब से फैसिलिटीज़ हैं, WHO की गुड मैन्युफैक्चरिंग उस हिसाब से फैसिलिटीज़ बनाई नहीं जाती। इनफैक्ट ये जो एक्सीडेंट हुआ है इसके कुछ महीने पहले, आज से कुछ महीने पहले WHO ने ये चीज़ बोली भी थी कि देखो ऐसा हो सकता है
यहाँ पर इस तरीके से कफ सिरप्स ऐसे खुले मिल रहे हैं जिनमें डाइथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो इनको रेगुलेट करो। लेकिन ना तो इंडिया ने ध्यान दिया, ना स्टेट गवर्नमेंट्स ने ध्यान दिया ओवरऑल, और आप देखो ट्रेजेडी हो गई। इसके साथ साथ बहुत बार फंडिंग भी बहुत स्कैर्स होती है, देखो है ना, कैपिटल एक्सट्रीमली स्कैर्स होता है बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए, ताकि बहुत सारी कंपनीज़ के लिए, कि ये यहाँ पर कर सके। और इसके साथ साथ देखो फ्रेगमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि हर कोई बायोटेक्नोलॉजी में टूटे टूटे तरीके से काम कर रहा है, छोटा छोटा काम कर रहा है यहाँ पर। बट इतने फ्रेगमेंटेशन के साथ जब कोई कंसोलिडेशन नहीं होगा तो बहुत सारे एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप्स खोलेंगे लेकिन बंद हो जाएंगे, तो उसका कुछ खास फ़ायदा है नहीं। रेगुलेटरी कम्प्लेक्सिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है, परमिशन मिलने में ब्यूरोक्रेटिक फ्रेमवर्क है, बहुत सारी चीज़ें लगती है, क्लिनिकल ट्रायल्स, पेटेंट लॉज, है ना, प्रोडक्ट अप्रूवल, सबके जो लॉज हैं, जैसे पेटेंट एक्ट है 1970 बना, क्लिनिकल ट्रायल्स है उसके लिए अलग एक्ट पहले से बना हुआ है, अलग सबके लिए एक्ट है जो पुराने हैं, ओल्ड है, तो इनकी जो स्पीड होती है परमिशंस देने की वो भी बहुत कम है। इस वजह से भी बायोटेक्नोलॉजी में काफ़ी सारे चैलेंजेस हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ साथ इंक्यूबेटर लैंडस्केप भी फ्रेगमेंटेड है, स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स को जल्दी जल्दी रैंप अप हमें करवाना है, इनको ट्रेन करना है, लोगों को ट्रेन करना है, लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड करना है, बायोटेक्नोलॉजी में अच्छा सपोर्ट देना है, इंक्यूबेशन उसके लिए लगता है, इंक्यूबेशन पुअर है। टैलेंट के भी चैलेंजेस हैं, देखिए स्किल डेवलपमेंट इंडिया में ऑलरेडी बहुत पुअर है, और इसके लिए प्राइवेट कंपनीज विलिंग भी नहीं होती काम करने की, तो ये रिक्रूटमेंट भी बहुत अजीब तरीके से करते हैं। एंड इसमें ब्लेंडेड फाइनेंस स्ट्रक्चर्स भी है नहीं है, जैसे कि इंस्टीट्यूशनल जो कैपिटल चाहिए होती है स्किल डेवलपमेंट में, उसमें गवर्नमेंट तो रोल प्ले करती है लेकिन प्राइवेट सेक्टर इतना रोल यहाँ पर प्ले नहीं करता है, राइट। तो ये आप देखोगे बहुत सारे ऐसे हमें बायोटेक्नोलॉजी के चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं। रिवर्स ब्रेन ड्रेन तो हो रहा है, देखिए, है ना, टैलेंट चैलेंजेस को हम रिवर्स ब्रेन ड्रेन से रोक सकते हैं, मतलब टैलेंट यूएस गया उसको वापस ले आए, रिवर्स ब्रेन ड्रेन कर दिया। लेकिन इसके लिए हमें हॉलीडेज, टैक्स हॉलीडेज, रिलोकेशन ग्रांट, सॉफ्ट लोन्स, ये सारी चीज़ें चाहिए पोस्ट डॉक्टोरल साइंटिस्ट को यहाँ पर अट्रैक्ट करने के लिए। और इसके साथ साथ हमें रिस्क बेस्ड कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क चाहिए रहेगा। कॉन्टेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी का है, वर्ल्ड लेवल पर इसकी डिमांड है, उसके हिसाब से रिस्क बेस्ड फ्रेमवर्क हमें डेवलप करना पड़ेगा, जैसे कि ईयू ने किया टियर्ड एआई एक्ट के थ्रू, और यूएस एफडीए ने किया, है ना, प्री डिटरमाइंड चेंज्ड कंट्रोल प्लान्स के थ्रू। ये करके हमें प्रॉपरली बायोटेक्नोलॉजी को सपोर्ट करना होगा। बहुत सारे फोकसिंग एरियाज़ हैं बायोटेक्नोलॉजी में, एआई, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, क्रिस्पर कैस9 वगैरह, डिजिटल हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, ये सब जोड़ के इंडिया में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो सकता है। बायोटेक्नोलॉजी का जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है। अलग अलग बायोटेक्नोलॉजी के टाइप्स हैं, रेड, ग्रीन, वाइट, सब कुछ पढ़ लेना, तो इस तरीके से हम अलग अलग सेक्टर्स में उसको यूज़ कर सकते हैं, वैक्सीन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ग्लोबल लीडरशिप इंश्योर कर सकते हैं। बट इसके लिए सस्टेन्ड एफर्ट्स चाहिए, ब्लेंडेड फाइनेंस मॉडल्स चाहिए, इनोवेशन का सपोर्ट चाहिए, पॉलिसी फ्रेमवर्क्स अच्छे से डिज़ाइंड हो, बहुत सारी और चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक, मतलब आज का अगर मैं आर्टिकल देखूँ, कोई एक आर्टिकल जिसमें होलिस्टिक किसी एक सेक्टर का एनालिसिस देके हिंदू आपके नोट्स बनवा दे और आपको हेल्प कर दे, तो आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे यही लगा था आज के हिसाब से। मोर ओवर ये वाला आर्टिकल देखिए इतना मुझे इंपॉर्टेंट नहीं लगा, टीआरसी वाला रैंडम कुछ। बाकी नेविगेटिंग द ग्लोबल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, ये थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं, हालांकि ये एग्जैक्टली जीएस पेपर थी इंडियन इकोनॉमी के हिसाब से। बस इसमें ये फैक्टर है कि अगर अनसर्टेनिटी बढ़ती है तो हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो बहुत सारी जगहों पे पॉपुलिस्ट ऑटोक्रेट्स आ रहे हैं, ना कि सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प, बट और बहुत सारी जगह पे, जैसे हंगरी में विक्टर ऑर्बन है, इटली में जॉर्जिया मेलोनी भी कहीं ना कहीं ऐसी कही जाती है कि बहुत हार्श हैंड के साथ रूल करती हैं। तो ये सब है, क्रोनी कैपिटलिस्ट है, क्रोनी कैपिटलिस्ट आप देखिए बहुत जगह पर अब राइज कर रहे हैं एंटरप्रेन्योर्स के साथ मिलकर। बिग टेक यहाँ पर बहुत ज़्यादा थ्रेट कर रहा है लोगों को, है ना, जैसे कि एआई वगैरह है, क्लाउड है, स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम्स में बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी गई हैं, तो इससे भी बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी कंट्रीज थ्रेट में हैं। और इसके साथ साथ डेवलपमेंट एड भी विदड्रॉ हो रही है। अब कंट्रीज़ जो हैं वो इतनी ज़्यादा दयावान है नहीं कि डेवलपमेंट एड करे, जैसे यूएस के डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्या किया, डेवलपमेंट एड को विदड्रॉ कर दिया। इसके साथ साथ अमेरिका लगातार टैरिफ्स लगा रहा है, 70+ नेशंस पे तो लगा ही चुका है, और सैंक्शंस लगा चुका है 30+ नेशंस पे। दैट्स अ ह्यूज नंबर, आप देख रहे हो, दुनिया की 100 कंट्रीज़ को अमेरिका ने एक साथ इम्पैक्ट कर दिया, जिसमें अच्छी अच्छी इकोनॉमीज़ भी शामिल हैं, और अमेरिका इनके साथ कॉपरेट नहीं करना चाहता। लेकिन यहाँ पर ये ऑथर कह रहे हैं कि देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी इन क्राइसिस, कहते हैं ना, देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड, तो ऐसा ही कुछ है, देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग हियर, भले कितना भी बादल से सिनेरियो ढका हुआ हो। सिल्वर लाइनिंग क्या है, इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शंस चाइना में ज़्यादा हैं, क्योंकि चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ्स लगाए गए, चाइना के ऊपर ज़्यादा टैरिफ्स आए तो हम लोग उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, इकोनॉमिक यहाँ पर क्राइसिस आएगा तो न्यू लिबरल जो ग्लोबलाइजेशन है, वो जो 1990s के बाद वाशिंगटन कंसेंसस के कहने पर आया, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा,
और ये जो ग्लोबलाइजेशन था ये कैपिटल एक्यूमुलेशन, चीप लेबर, इन्वायरमेंटल कॉलोनाइजेशन पर बेस्ड था। यानी लेबर को एक्सप्लॉइट करो, इन्वायरमेंट को एक्सप्लॉइट करो, राइट। और ऐसा बिलीव करो कि प्रॉस्पेरिटी धीरे धीरे लोगों तक पहुंच ही जाएगी, लेकिन वैसा होता नहीं है। जैसे आप देखिए 2022 में पावर्टी एंड शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी नाम की रिपोर्ट है, ये बता रही है कि अभी भी विश्व भर में 6.8% से डॉलर से कम रहने वाले लोग यहाँ पर पूरी दुनिया का 47% पॉपुलेशन है, एंड दैट इज़ शोइंग कि पावर्टी अभी भी काफ़ी ज़्यादा है। और इंडिया और ग्लोबल साउथ यहाँ पर मिलकर, इंडिया ग्लोबल साउथ में लीडर बनने की कोशिश करता है शुरुआत में इंडियन फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से। तो इंडिया ऐसे टाइप के एफर्ट्स करके न्यू इकोनॉमिक डील को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, जिससे कि इस तरीके की इनइक्वालिटीज़, इस तरीके की पावर्टी कम हो, और फेयर एंड स्टेबल रूल्स बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क हमारे पास निकल के आए। हम ब्रिक्स का यूज़ करें, साउथ साउथ पार्टनरशिप्स का यूज़ करें, इन सारी चीज़ों का हम यूज़ करें। और इसके लिए हमें रिकैलिब्रेशन की ज़रूरत रहेगी, है ना। कंपनीज़ जो है, बहुत सारी कंपनीज़ क्या हैं, अभी जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है उनके साथ मिली हुई है, लेकिन ये कंपनी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होती हैं और स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को नहीं इतना ज़्यादा टैकल कर सकते। बहुत सारी ऐसी सेक्टर्स हैं, एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा, डिजिटल फाइनेंस, डिफेंस, स्पेस, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड एग्रीकल्चर, जहाँ पर गवर्नमेंट को स्ट्रक्चरल तरीके से, बेसिक तरीके से सोचकर सिटीजन्स के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, एक्सेस, फैसिलिटीज़, ये सब इंश्योर करना रहेगा, ताकि नेशनल सिक्योरिटी भी हो और प्रोस्पेरिटी भी इंश्योर हो। इसके साथ साथ स्ट्रॉन्ग एंटी मोनोपोली नॉर्म्स इंश्योर करने पड़ेंगे, जिससे कि लगातार इनोवेशन हो। और जैसा कि इस साल के नोबेल प्राइज़ में इकोनॉमिक्स के विनर्स ने भी कहा है कि यहाँ पर लगातार क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन और इनोवेशन इंश्योर करना पड़ेगा। ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि ये क्या होता है, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन वगैरह। तो इस तरीके से देखिए, हमें प्रायोरिटाइज करके, एक्चुअलाइज करके चीज़ों को, हमें मेन जो है यहाँ पर एक बढ़त मिल सकती है। इसके साथ साथ देखिए रेफ्यूजीज़ और इन्फिल्ट्रेटर्स के बारे में, इंडिया नीड्स अ रेफ्यूजी पॉलिसी। देखिए हिंदू लेफ्टिस्ट है तो हमेशा ही बोलता है कि हमने म्यांमार से रोहिंग्यास को एक्सेप्ट नहीं किया, हमने सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट हम लेकर आए थे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। लेकिन इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो लेटेस्ट वाला था, इसमें हमने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले जो माइनॉरिटीज़ थे उनको हमने सिटीजनशिप, उनके लिए सिटीजनशिप को हमने रिलैक्स करने की बात कही थी, भले ही वो इलीगल इमिग्रेंट्स हों। लेकिन बहुत सारे श्रीलंकन इमिग्रेंट्स बैठे हुए हैं तमिल्स में, तमिल इमिग्रेंट्स जिन्हें कहा जाता है तमिलनाडु में, इनके लिए ज़्यादा एक्शंस नहीं लिए। रोहिंग्यास के लिए एक्शन नहीं है, अहमदियास जो भाग के आते हैं पाकिस्तान, अफगानिस्तान से, उनके लिए एक्शंस नहीं लिए। तो इस तरीके से क्रिटिसाइज़ किया जाता है। साथ में ये भी बोला जाता है कि इंडिया की कोई स्पेसिफिक रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं है, बिकॉज इंडिया इज़ नॉट अ सिग्नेटरी ऑफ 1951 यूएन कन्वेंशन ऑन स्टेटस ऑफ रेफ्यूजीज़, और इसका एक 1967 का प्रोटोकॉल है, इसमें भी सिग्नेटरी नहीं है। ये प्रीलिम्स के हिसाब से पूरा रट के रख लेना है, बार बार आता है ये न्यूज़पेपर में, राइट। इसके साथ साथ इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट है, अप्रैल में इसने रिप्लेस किया पुराने इंडिपेंडेंस के लॉज में, और नया हमारे पास जो इमिग्रेशन कैरियर्स लाइबिलिटी 2000 वाला एक्ट था उसको भी सब्स्यूम कर दिया है ना। तो कुछ पुराने एक्ट हमारे पास देखिए मार्च 2025 तक चल रहे थे यहाँ पर, जैसे पासपोर्ट्स एक्ट 1967 वाला, और बाकी 3 लॉज थे। फॉरेनर्स एक्ट 1946, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट, फॉरेनर्स आए तो उनका रजिस्ट्रेशन करो 1939, और पासपोर्ट्स एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920। इन सबको भी अमेंड करके हम एक एक्ट लाने का प्रयास हमने किया है। बट स्टिल सारे रेफ्यूजीज़ को हमने एक्सेप्ट नहीं किया, एंड ये हिंदू वगैरह, लेफ्टिस्ट वगैरह बोलते दैट वी आर बीइंग सेल्फिश। दैट्स वाई इंडिया को एक पॉलिसी की ज़रूरत है जिससे कि रैंडमली स्टेप्स ना लिया जाए रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। लेकिन मैं आपको इसका एक दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू बताती हूँ जो थोड़ा सा राइट विंग है, दोनों को बैलेंस करने के लिए, जस्ट टू बैलेंस। अब देखिए दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू के ये है कि इंडिया जैसी कंट्री अगर कन्वेंशन साइन कर लेती तो हमारे पास लाइबिलिटीज़ आ जाती जो कि हमारी सोवराइन पॉलिसीज़ के खिलाफ जाता, हमारी सॉवरेनिटीज़ से इम्पैक्ट होती, हमें रेफ्यूजी कन्वेंशन के हिसाब से रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना ही पड़ता। उससे इंडिया भी वही क्राइसिस देखता आज के टाइम में जो क्राइसिस यूरोप में आए। यूरोप में मिडिल ईस्ट से बहुत सारे लोग भाग भाग के आए, और यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज़ को शेल्टर इन रेफ्यूजीज़ को देना पड़ा, जिसकी वजह से यूरोप में आज पीस, सोशल स्टेबिलिटी पूरी तरीके से यहाँ पर इम्पैक्ट हो रही है। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर राइट विंग, और जहाँ पर बहुत सारा ऐसा एक्सट्रीमिस्ट वायलेंस हमें दोनों तरफ से देखने को मिला है, बिकॉज रेफ्यूजीज़ की वजह से सोशल स्टेबिलिटी और रिसोर्सेज पर ज़्यादा प्रेशर बढ़ा है। साथ साथ देखिए इंडिया अभी के टाइम में, प्रेजेंट के टाइम में लार्जेस्ट पॉपुलस कंट्री है, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाली कंट्री। अगर रेफ्यूजी कन्वेंशन साइन करती है, ऐसा कुछ लाती है, तो इसको कितने रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, एंड दैट विल बी वेरी डिजास्ट्रस, क्योंकि हमारे पर ऑलरेडी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन प्रेशर मौजूद है जिसे हमें डील करना है, और किसी को इसके लिए डील नहीं करना। साथ साथ में नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी इम्प्लीकेशंस होते हैं, जैसे कुछ तमिल लोगों ने ही मिलकर राजीव गांधी जी की हत्या की थी, मर्डर किया था, राइट, आपको पता होगा। श्री पेरुम्बदूर में वो सुसाइड बॉम्ब लगा के उसको रिमोट से उड़ा दिया था। सो अब आप देखोगे कि अगर हम इन रेफ्यूजीज़ को एक्सेप्टेंस दे देंगे तो फिर हमारी नेशनल सिक्योरिटी पर इम्पैक्ट होगा। बांग्लादेश से आए बहुत सारे रेफ्यूजीज़
या म्यांमार के बहुत सारे रेफ्यूजीज़ कहा जाता है रेडिकलाइज्ड होता है, तो ये भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। क्राइम बढ़ जाता है इससे सोसाइटी में अगर ऐसा कुछ हम करेंगे। तो ये इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स थे, दोनों को बैलेंस करके आंसर में लिखना है। नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स आज हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसको 2 दिन से हम डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको हम लीव करेंगे आपके लिए। क्रिटिकल फैक्टर इन इंडियाज़ क्लीन एनर्जी एम्बिशन, दैट इज़ गुड, क्योंकि देखिए अभी जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है चाइना यूएस की, वो ये है कि चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स का जो एक्सपोर्ट है उसको लिमिट कर दिया यूएस में जाने के लिए। फिर यूएस ने रिटर्न में बहुत सारे टैरिफ्स लगा दिए, और यूएस रेयर अर्थ जो आपके हैं मेटल्स वगैरह, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, इनके लिए एक ऑप्शन ढूंढने की भी कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के लिए भी यही प्रॉब्लम है, सोलर मॉड्यूल मंगाओ 80% चाइना से आएगा, विंड टर्बाइंस के लिए मटीरियल्स मंगाओ चाइना से आएंगे, एनर्जी स्टोरेज लिथियम आयन बैटरी के मटीरियल्स मंगाओ चाइना से आएंगे। लेकिन हमें अपना पंचामृत गोल कंप्लीट करना है, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, है ना। और इसके साथ साथ हमें 2070 तक नेट ज़ीरो भी होना है, और इसके लिए ज़रूरी है कि हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक माइनिंग डिमांड पर फोकस करें, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर लाएं, ग्लोबल पार्टनरशिप्स करें, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल्स वाकई बहुत क्रिटिकल है इंडिया के ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन के लिए और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी। तो इन्वायरमेंट एज वेल एज इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर में एनर्जी करके टॉपिक है, वहाँ पर भी है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप देखते हो, देखिए क्रिटिकल मिनरल ज़रूरी है, लिथियम आयन कोबाल्ट सब जगह सब चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ होता है। और इंडिया का ईवी मार्केट जिस तरीके से ग्रो हो रहा है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम को प्रमोट करने के लिए 2023 के हिसाब से आप देखिए अभी बैटरी स्टोरेज मार्केट कितना बड़ा है, उसके हिसाब से जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस, ग्लोबल कंपटीशन को देखते हुए अगर हम रेयर अर्थ की सप्लाई इंश्योर नहीं कर पाते तो हम दिक्कत में आ जाएंगे। रेयर अर्थ में वैसे आपको पता होगा जम्मू कश्मीर में हमें अभी तक 5.9 मिलियन टन्स का लिथियम का रिजर्व मिला है, और इसके साथ साथ राजस्थान में और कुछ कुछ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं उड़ीसा आंध्र प्रदेश में भी मिले हैं। सो दैट्स अ गुड थिंग। एक इसमें पॉलिसीज़ देखिए, अब ये क्या है, गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं कि क्या क्या हमने रेयर अर्थ को प्रमोट करने के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स को सपोर्ट करने के लिए क्या क्या किया है। तो ये लाइन से यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी हम लाए मिनरल्स के एक्सप्लोरेशन के लिए। सब्सिक्वेंटली डेवलपमेंट्स भी हम लाए हैं माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट के लिए 2021 में, जिससे हमने प्राइवेट पार्टिसिपेशन और जियोफिजिकल सर्वेस के यूज़ को हमने ज़्यादा एडवांस किया है। इसके साथ साथ जीएसआई को देखो, ये मिला तो है इसे, साथ साथ में हमारी कुछ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज जैसे काबिल, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इनको हमने ऑथोराइज कर दिया कि तुम जाओ बाहर जाकर रेयर अर्थ की सप्लाई के लिए, क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई के लिए बाहर जाकर बातचीत करो, अग्रीमेंट्स करके आओ, है ना। यहाँ पर मल्टीनेशनल जो कंट्रीज़ हैं, कंपनीज हैं, इनके साथ, तो ये काबिल वगैरह ने एबीसी कंट्रीज़, लैटिन अमेरिका के अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली जो ट्राइंगल है जहाँ पे लिथियम सबसे ज़्यादा मिलता है दुनिया का, इनके साथ बातचीत करने की भी कोशिश की है, राइट। और इसके साथ साथ प्राइवेट पार्टनर्स को भी बुला सकते हैं जो कि प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज़ लाए, रिसाइकलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाए ज़्यादा और ये सारी चीज़ें करें। बाकी माइंस में इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2023 के हिसाब से हमने प्राइवेट सेक्टर को बुलाना स्टार्ट किया एक्सप्लोरेशन में, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा हाई कॉस्ट है, रेगुलेटरी हर्डल्स हैं और इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी हैं। 2022 में आप देखो माइनिंग ने इंडिया में जीडीपी में 2.5% कंट्रीब्यूट किया था। ऑस्ट्रेलिया में इसके कंपैरिजन में 13.6 कंट्रीब्यूट हुआ है। तो देखिए इंडिया के पास गैप है जिसको ब्रिज कर सकते हैं। लाइसेंसिंग प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करो, जल्दी से जल्दी लाइसेंस दो, पैसा दो, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दो, प्रोडक्शन लिंक सब्सिडीज़ के लिए, प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए। और नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन जो 2023 में आया था, इसका ओवरऑल 34,000 समथिंग का कंट्रीब्यूशन था करोड़ में ओवरऑल इस मिशन के अंदर। तो इसको आप अच्छे से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करो जिससे कि वैल्यू चेन्स हमारी एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई ज़्यादा स्ट्रेंथन हो। इसके अलावा स्टेट बैंक कंपनीज़ जो हैं जैसे एनएमडीसी वगैरह, इन्होंने अपना डाइवर्सिफाई किया है ऑस्ट्रेलिया के आर्म के थ्रू, और प्लान्स बताए हैं कि कैसे हम क्रिटिकल एनर्जी सेक्टर में चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ साथ IREL है, इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये इस लिमिटेड कंपनी ने, इंडिया रेयर अर्थ पहले कही जाती थी, इसने प्रिपेयर किया अपने आप को नियोडीनियम, प्रेसोडीनियम, डायस्प्रोमियम, इन तीनों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये बेसिकली मैग्नेट्स वगैरह में यूज़ होते हैं सारे, बट बोथ नीड स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स फॉर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए हमें प्राइवेट सेक्टर के साथ स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप्स चाहिए। बाकी काबिल को कैसे क्या किया ये तो हमने देख ही लिया। ई वेस्ट देखिए ई वेस्ट को अगर मैं रिसाइकलिंग करूँ, क्योंकि ई वेस्ट जैसे कंप्यूटर और स्मार्टफोन्स, इनमें से गोल्ड निकलता है, इनकी स्क्रीन वगैरह में यहाँ पर बेसिकली कैडमियम वगैरह भी चीज़ें होती हैं, इनमें लेड भी होता है टू सम एक्सटेंट, लेड का भी यूज़ होता है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, लिथियम वगैरह बैटरीज़ में यूज़ होगा, निकल आयन बैटरीज़ भी होती है तो निकल वगैरह भी यूज़ होगा। तो वैसे बहुत सारे मेटल्स हमें सिर्फ और सिर्फ रिसाइकलिंग से मिल जाएंगे। तो इसलिए जो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं 2022 के, जो ई वेस्ट का रिसाइकलिंग करेंगे,
ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, और इससे हम सर्कुलर इकोनॉमी को इंश्योर कर पाएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है? देखिए, जब भी आप जंगल में जाते हो तो आप देखते हो जंगल में पेड़ है, पेड़ में फल है, आपने फल निकाल के खा लिया, उसका बीज फेंक दिया, तो जब बीज फेंक दिया तो दोबारा इस बीज से नया प्लांट उग जाएगा, फिर वो पेड़ बन जाएगा। तो सब कुछ सर्कल में गिन रहा है। कहीं ऐसा नहीं हो रहा कि पेड़ का जो बीज है वो जाके कचरे में इकट्ठा हो रहा है, बाद में उस कचरे को साफ करना पड़ रहा है। वहीं वहीं पर सब कुछ चीज़ें हो रही है और सर्कुलर इकोनॉमी हो रही है। इससे वेस्ट भी नहीं होता और इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी ज़्यादा रहती है। ऐसा ही कुछ हमें क्रिटिकल मिनरल्स में करने की ज़रूरत है, जिससे कि चाइना पर डिपेंडेंस हमारी ज़्यादा कम हो। और इसलिए भी ई वेस्ट, बैटरी वेस्ट को रिसाइकिल करने की, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है 2022 के, जिसमें रिसाइकलिंग के टारगेट्स हैं, वीक इम्प्लीमेंटेशन आता है इसका, और लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, जिससे कि चैलेंजेस पोज होते हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्रिटिकल मिनरल्स के सेक्टर में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके साथ साथ रोड टू जेंडर इक्विटी इन कोर्ट्स की बात कही है। देखिए, इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि जेंडर इक्विटी बहुत कम है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के हिसाब से हाई कोर्ट में विमेन जजेस की प्रेजेंस 14% है, और सुप्रीम कोर्ट में 34 में से खाली एक वुमेन जज है, तो कि जो कि 3.1% निकल के आता है ना। और आप देखोगे कि सिल्वर लाइनिंग हालांकि ये है कि एक जो जज है, इनके एक्सपेक्टेड एलिवेशन से पहली विमेन चीफ जस्टिस इंडिया को मिल जाएगी, लेकिन तब भी एलीट जुडिशरी में विमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। हालांकि लोअर लेवल्स पर विमेन जजेस का रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है। दैट शोज़ कि ये जो कलेजियम सिस्टम है, जिसके थ्रू अपॉइंटमेंट्स होते हैं, कलेजियम सिस्टम सेकंड और थर्ड जजेस केस 1992, 1993 एंड 1999 में यहाँ पर आए थे, जिनके हिसाब से हमने कलेजियम बनाया, सेकंड में कलेजियम बनाया, रिकमेंड किया कि देखिए ऐसे ऐसे कीजिए कोर्ट केस में। एंड थर्ड जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में हमने ये कहा कि अब कलेजियम को एक्सपैंड करते हैं। तो कलेजियम को हमने एक्सपैंड किया, जिसमें 4 जजेस होते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। ये मिलकर डिसाइड करते हैं, सेंटर को रिकमेंड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज कौन होगा, और इसमें डिसीजन मेजॉरिटी से लिया जाएगा। ऐसा नहीं सीजीआई जो बोलेंगे वो होगा, मेजॉरिटी से डिसीजन लिया जाएगा। बेस्ड ऑन दैट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट्स होती हैं। तो ये बताया जा रहा है कैसे इसमें विमेन को मार्जिनलाइज कर दिया जाता है। बहुत सारे जो कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं, 20% ऐसे कोर्ट कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनमें कोई टॉयलेट फैसिलिटीज़ विमेन के लिए है ही नहीं, यानी कि विमेन बेचारी ऐसे ही काम करती होंगी, विच इज़ वेरी वेरी पिटिफुल। अगर इंडिया की डेवलप्ड स्टेटस के हिसाब से, इंडिया में कितना डेवलपमेंट है, तब भी ये पिटिफुल स्टेट है। इसके साथ साथ सोल्यूशन देखिए क्या है, एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाओ। देखिए प्रॉब्लम क्या है, वैकेंसीज़ में बहुत ज़्यादा डिले है, सिर्फ विमेन के लिए ही नहीं, लेकिन ओवरऑल वैकेंसीज़ में डिले होता है। तो अगर आप ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस बनाओगे ऑल इंडिया लेवल पर, जैसे आईएएस है ऑल इंडिया सर्विस, जैसे आईपीएस है पुलिस सर्विस, जैसे फॉरेस्ट सर्विस है, इन तीनों के हिसाब से ऑल इंडिया सर्विस, इन तीनों के लेवल के हिसाब से बनाओगे, तो उसमें क्या होगा, उस सर्विस का फाइनल कंट्रोल तो सेंटर के पास होगा, यानी कि अपॉइंटमेंट सेंटर करेगा। अब अपॉइंटमेंट जैसे आईएएस आईपीएस आईएफएस के केस में तो यूपीएससी करता है, आपको पता है, और उसमें जो इमीडिएट कंट्रोल है वो स्टेट के पास रहेगा, है ना। इमीडिएट कंट्रोल का मतलब जैसे कि पेंशन, जैसे कि यहाँ पर सस्पेंशन वगैरह, वो स्टेट के लेवल पे हो सकते हैं, लेकिन फाइनल कंट्रोल जो है, जैसे नौकरी से हटाना और अपॉइंट करना, ये सेंटर के पास रहता है। तो अगर ऐसी ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस आएगी तो जुडिशरी में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में बहुत जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट होंगी, बहुत जल्दी जल्दी अपॉइंटमेंट होंगी भाई साहब, तो अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो इससे जो बैकलॉग है वो यहाँ पे ख़त्म होगा। ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस की एग्ज़ाम होगी प्रॉपर। प्रोफेशनल एग्ज़ाम में हमने देखा है, जिन भी एग्ज़ाम में लिखने के लिए चीज़ें आती हैं, सब्जेक्टिव चीज़ें होती हैं, वहाँ पर विमेन वैसे भी अच्छा करती है। जैसे यूपीएससी में हमने देखा विमेन टॉपर्स बहुत ज़्यादा, लेडी टॉपर्स हमें दिखाई देती हैं, टॉप लेवल्स पर भी, रैंक 1 में, रैंक 2 में। तो इससे बायसेस भी ख़त्म होंगे, कलेजियम सिस्टम की जो ओपेकनेस है वो भी ख़त्म होगी, और ट्रांसपेरेंसी भी इससे इंश्योर होगी। यूपीएससी जैसा एक मॉडल कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बड़ी मजबूत है, आराम से यहाँ पर चीज़ें कर पाती है। और इसके बाद आप देखोगे कि इसमें आर्टिकल 312 का यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि आर्टिकल 312 की विजडम के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, अगर ऑल इंडिया सर्विस नहीं बनानी है तो उसके लिए राज्यसभा यहाँ पर एक रेजोल्यूशन ला सकती है, राज्यसभा में इनिशिएशन हो सकता है, और अगर राज्यसभा में यहाँ पर मेजॉरिटी से एक रेजोल्यूशन पास हो जाता है ऑल इंडिया सर्विस की मेकिंग के लिए, तो उस ऑल इंडिया सर्विस को, नई ऑल इंडिया सर्विस को बना सकते हैं। इनफैक्ट सरकारिया कमीशन ने भी यही रिकमेंड किया था, सेंटर स्टेट रिलेशंस पर आर एस सरकारिया जज के अंडर एक कमीशन, जो कि सेंटर स्टेट के रिश्तों को देखने का काम यहाँ पर करा था 1984 के आसपास, इसने रिकमेंडेशंस के, इसने भी यही बोला था कि नई ऑल इंडिया सर्विस बनाओ, राइट। और इस हिसाब से ये लोग काम करेंगे तो जल्दी जल्दी बैकलॉग भी क्रिएट होगा, है ना, और फिर विमेन को भी अपना शेयर मिल पाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम हो रही है प्रॉपर, ओपेकनेस नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के नेगेटिव्स बता देती हूँ। देखो यूपीएससी पर खुद पर सवाल लगाए गए हैं, है ना, एग्जाम में लिख के नहीं आने, लेकिन सवाल तो लगाए गए हैं। पूजा खेड़कर केस देख लो, है ना, बहुत सारे ऐसे ईडब्ल्यूएस कोटा के उसका केस देख लो, मिसयूज़ का केस देख लो। इतना ही नहीं,
यहाँ अगर ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस के अपॉइंटमेंट का काम हम एग्जीक्यूटिव को दे देंगे, ज़रूरी नहीं है कि यूपीएससी जैसे स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाए एग्जीक्यूटिव बोल देगा मैं ही अपॉइंट करूँगा ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस में, सेंटर ही कंडक्ट करेगा, या मेरी कोई चट्टी बट्टी जैसी बॉडी यहाँ पर कंडक्ट करेगी इसको। सो इससे क्या होगा, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा और जुडिशियल इंडिपेंडेंसी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके लिए ज़्यादातर हाई कोर्ट्स अनविलिंग है, ज़्यादातर हाई कोर्ट्स इस पर अपनी टिप्पणी नहीं देते, चाहती नहीं है कि ऑल इंडिया सर्विस बने, क्योंकि इससे उनकी जो पावर्स हैं गोइंग फॉरवर्ड, हाई कोर्ट का जज सुप्रीम कोर्ट का जज होगा और उसकी पावर्स में डिक्लाइन आएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट ने अपने आप को बिल्कुल प्रीमियम बता रखा है, कलेजियम कि कलेजियम से ही सब कुछ होगा और इंडिपेंडेंस बनी रहेगी, प्रोफेशनलिज्म भी बना रहेगा, लेकिन बाद में ऐसा नहीं होगा, राइट। इसके साथ साथ ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस से फेडरलिज्म भी इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स भी ऐसी रिकमेंडेशंस के साथ अग्री नहीं करेंगे। तो ये हमने एक बैलेंस देख लिया। फ्यूचर ऑफ आईएमएसी, देखो ये आर्टिकल इंटरेस्टिंग है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो इसलिए मैं आपको नहीं करवा रही हूँ। अगेन इंटरेस्टिंग है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि फ्यूचर के बारे में डिस्कस करें वो हम बाद में भी कर सकते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ का फिजिकल आर्किटेक्चर फ्रॉड है। यहाँ पर क्या एक लॉजिक दिया गया है कि देखिए म्यूनसिपैलिटीज़ इंडिया में अपना खुद का टैक्स रेवेन्यू जनरेशन बहुत कम कर पाती हैं। यहाँ पर म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए प्रॉपर्टी टैक्स वगैरह सबसे बड़ा एक सोर्स हो सकता है, लेकिन म्यूनसिपैलिटीज़ का अपना खुद का जो टैक्सेशन है ओन रेवेन्यू का वो सिर्फ 25% है, और ये मेजॉरिटी प्रॉपर्टी टैक्स से आता है। बाकी म्यूनसिपैलिटीज़ खाली रहती है ना। वो क्यों खाली रहती हैं? नॉट बिकॉज ये टैक्स लगाना नहीं चाहती या अपना पैसे सुधारना नहीं चाहती या फिर ये सारे ऐसे काम करना चाहते हैं, ज़रूरी नहीं ऐसा। देखिए भारत में म्यूनसिपैलिटीज़ बहुत अच्छा काम कर सकती है, बट प्रॉब्लम क्या होती है, इनको टैक्सेशन पावर्स बहुत कम है, स्टेट और सेंटर आधी से ज़्यादा खा जाते हैं, तो इनके पास अपना खुद का रेवेन्यू नहीं होता। रेवेन्यू नहीं होता तो इनके पास जो ज़रा सा प्रॉपर्टी टैक्स से आया बस उसी को लगाकर ये रिपेयर के वर्क स्टार्ट करवा देते हैं। तो ऐसे रिपेयर के वर्क बहुत बार अधूरे रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। फिर बाद में मेट्रोपॉलिटन सिटी अर्बन लोकल बॉडी बोलती है हमारे पास पैसा ही नहीं, हमें सेंटर ने भेजा ही नहीं, राइट। तो सेंटर पर डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट सेंटर पर डिपेंडेंस को ख़राब माना जाता है, इट इज़ कंसिडर्ड एज बैड इकोनॉमिक्स। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि सेंटर पर कुछ डिपेंडेंस टू सम एक्सटेंट रहेगी। इसको एक्सेप्ट करते हुए और इसको अनकंडीशनली प्रोवाइड करते हुए बार बार स्टेट्स की बाह मरोड़ने की ज़रूरत नहीं है, आर्म ट्विस्ट करने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मतलब हमारी बात मानो नहीं तो तुम्हारी अर्बन लोकल बॉडीज़ को पैसा नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना। हमें प्रॉपरली इस बात को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि सेंटर की डिपेंडेंस शायद बनी रह सकती है फ्यूचर में भी। तब जाकर हम 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो विजन था अर्बन लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने का और पंचायती राज के लाइंस पर 73rd अमेंडमेंट के लाइंस पर हमें अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी लोकल गवर्नेंस लाना है, उसको हम सिक्योर कर पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। नीति आयोग ने भी कुछ पॉलिसी प्रोनाउंसमेंट्स दिए हैं। ये बोला है कि लेटेस्ट रिफॉर्म लिंक इंसेंटिव जो ग्रांट है ये बॉन्ड्स को प्रमोट करता है एज द न्यू फ्रंटियर फॉर लोकल फाइनेंस। हालांकि बॉन्ड्स इंडिया में बहुत कम यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि बॉन्ड्स की अवेयरनेस और म्यूनसिपल बॉडीज़ में इसका अडॉप्शन ये सब कम है, तो इसके लिए भी एफर्ट्स कर सकते हैं। वे फॉरवर्ड ये है कि फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट को डेमोक्रेटाइज करो। आप यूएलबीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पावर दो, पावर ग्रांट करो कि तुम करो टैक्स लोगों को, तुम लोगों पर टैक्स लगाओ और उसी टैक्स को लोकल सर्विसेज में यूज़ करो, जैसे डेनमार्क, स्वीडन, नॉर्वे, इन सारी बाल्टिक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में होता है प्राइमरली। इसके अलावा गवर्नमेंट से जो ट्रांसफर्स हैं इनको हम शेयर्ड फिजिकल इकोसिस्टम के अंदर मानते हैं, नॉट एज डिस्क्रिशनरी पावर्स। तो इंडिया के बारे में हम ये सब चीज़ें भी यहाँ पर सीख सकते हैं। म्यूनसिपैलिटीज़ एंड बॉन्ड्स क्रेडिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। पहला स्टेप यही होता है कि ग्रांट्स को रिकॉग्नाइज करो और शेयर टैक्सेस को लेजिटिमेट कंपोनेंट्स मानो सिटी इनकम के। बाकी सिटीज़ को भी एम्पावर करो जीएसटी कंपनसेशन के लिए और स्टेट शेयर के लिए कोलैटरल की तरह म्यूनसिपल बोरोइंग में। तो ये आप देखोगे बहुत सारे ऐसे यहाँ पर चीज़ें जो रिकमेंडेशन है प्रोवाइड की गई। यूपीएससी के हिसाब से जीएस पेपर 2 में अर्बन लोकल बॉडीज़ में 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के हिसाब से जहाँ पे ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी भी लिखा हुआ है उसके हिसाब से इंपॉर्टेंट है। पीएसआई ऑप्शनल में भी ये टॉपिक आता है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में, यानी पेपर 1 सेक्शन बी में, तो वहाँ पर भी ये काम आपको आ जाएगा। ये बेसिकली आरबीआई गवर्नर से पूछा जा रहा है, इन्फ्लेशन जब बहुत ज़्यादा कम है 2% से कम आ गई, आपका टारगेट ही 4% के आसपास ±2% की बैंड में रखना था, यानी 2% से कम तो आपका टारगेट ही नहीं था, तो क्या आप रेट कट करोगे जिससे कि बूस्ट बने? तो आरबीआई गवर्नर बोलते हैं नहीं भाई साहब नहीं करेंगे। इन्फ्लेशन की डेटा ने अभी जीएसटी की वजह से और बजट में जो रिलैक्सेशन मिला लोगों को इनकम टैक्स में, उस वजह से जो यहाँ पर ट्रेंड्स कैप्चर होने चाहिए वो अभी उतने कैप्चर नहीं हुए। तो जब कैप्चर होंगे और जब अनसर्टेनिटी वाली कंडीशन छटेगी दुनिया में, जब मुझे लगेगा कि यहाँ पर वाकई रेट के रिलैक्सेशन की और टैक्स वाकई बाद में पॉलिसी रेट कम करने की ज़रूरत है, तभी मैं करूँगा। बाकी ये जो गूगल का 15 बिलियन का एआई हब है, ये कल मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। एआई में इंपॉर्टेंट है, दुनिया की सबसे बड़ी एमएनसी विशाखापट्टनम में इतना बड़ा एआई का हब बना रही है, राइट। और ये पूरा नेटवर्क जो है गूगल का 12 कंट्रीज़ में एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर का फैला हुआ है। दैट शोज़ इंडिया इंपॉर्टेंट है।
एआई डेटा सेंटर भी यहाँ पर बनाया जा रहा है एआई एप्लीकेशंस को सपोर्ट करने के लिए। जैसे एआई में तो डेवलपमेंट्स होंगे इसी साथ साथ में हमारे पास रिसर्च और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा बढ़ेगा चीज़ प्रोफाइल। रेयर अर्थ हम देख ही चुके हैं तो इसको दोबारा हम नहीं देखेंगे। और बाकी यहाँ पर अगर हम आर्टिकल देखें तो पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बारे में अगेन हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि लगातार 3 दिन से पाकिस्तान अफ़गानिस्तान 3-4 दिन से आ रहा है और मैं आपको मोर्टिमर दुरंद और ये सारी चीज़ें डिटेल्स बता चुकी हूँ दुरंद लाइन की 1893 की। पश्तून पंजाबी डिवाइड वैसे भी कभी ब्रिज नहीं हो सकता, पाकिस्तान में भी पश्तून पंजाबी डिवाइड हमें दिखाई देता है। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट इतना नहीं लग रहा है। बाकी आप पढ़ते रहिए अच्छे से। मुझसे कनेक्ट करना है या मेरी गाइडेंस चाहिए या फिर ऐसा कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम लिंक को जब ज्वाइन करोगे तो आपको मेरा पर्सनल अकाउंट भी दिख जाएगा जहाँ पर आप मैसेज कर सकते हो। मैं आपको मेरा फिर वहाँ पर नंबर शेयर कर दूँगी एंड देन वील स्टार्ट डिस्कसिंग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जुड़े जुड़े रहिए, बने रहिए। बताइए ज़रूर वीडियो कैसा लगा। थैंक